तो यहाँ दोस्तों नमस्कार, मैं केशव कुमार सिंह अपने YouTube चैनल रिजल्ट हब में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास के दूसरे चैप्टर में चलेंगे, जिस चैप्टर का नाम है वैदिक सभ्यता। इससे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता और उससे भी पहले पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और उस सब पढ़ने के बाद आज हम लोग स्टार्ट नया चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो कालखंड है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस बीच में वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटे गए हैं। तो ये तो है। और एक चीज़ कि मैं अपने सभी दर्शकों से यहाँ अब रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ से वैदिक सभ्यता से जो है अब वीडियो लगातार देखें, एक भी क्लास मिस नहीं करें, क्योंकि अब यहीं से जो है पूरे तरह से पूरे प्राचीन इतिहास का लिंक जुड़ता रहेगा। हड़प्पा सभ्यता, पाषाण काल, यह सब एक अलग टॉपिक और अलग चैप्टर हो गया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है 250 या 300 सालों का गैप रहा था और उसके बाद जो है वैदिक सभ्यता का स्टार्ट हुआ। हड़प्पा सभ्यता में हम लोग जाने थे कि वह जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक था, माना गया था हड़प्पा सभ्यता का कालखंड। और यहाँ पर वैदिक सभ्यता का कालखंड जो है यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर 250 सालों का गैप रहा है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में। और इसलिए अब यह है कि अब यहाँ से पूरे लगातार वीडियो देखेंगे जिससे कि पूरे प्राचीन इतिहास का कड़ी जुड़ता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक जो शब्द है यह विद धातु से बना है। विद धातु, धातु यहाँ पर मेटल्स वाले धातु नहीं होंगे, सोना चांदी वाले धातु नहीं होंगे। यहाँ पर धातु कहने का अर्थ यह है कि जैसे अगर संस्कृत व्याकरण अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पर धातु शब्द रूप शब्द के बारे में पढ़े होइएगा, तो उसी धातु की बात हो रही है। तो यह विद धातु से बना है और इस विद का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान होता है। वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक हैं, संस्थापक के रूप में आर्य लोगों को माना जाता है। ठीक है, आर्य जो थे वे भारत के मूल निवासी नहीं थे, जो मूल निवासी थे उनको अनार्य कहा जाता है। अनार्य, भारत के मूल निवासी को अनार्य कहा जाता है। और ये जो संस्थापक थे ये आर्य थे। आर्य जो है ये बाहरी देश से आए थे, ये यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। और ये कहाँ से आए थे उसके बीच में इतिहासकारों को लेकर के कुछ मतभेद रहा है। तो यह देखते हैं कि सबसे पहले ये आए कैसे। तो देखिए यह एक रफ मैप थोड़ा सा बनाते हैं और बस सीधे यूँ मान लीजिए ये हो गया। और भारत के बगल में जो है पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के बगल में देश है अफ़गानिस्तान। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को एक पर्वत जो है वह दो भागों में बांटती है अलग अलग। उस पर्वत का नाम है हिंदू कुश पर्वत। क्या नाम है? हिंदू कुश पर्वत। और इसी हिंदू कुश पर्वत में एक दर्रा है जिसका नाम है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा, देखिए जैसे कि यह पहाड़ है, ठीक है। तो ये जो उठा हुआ जो भाग है इसको कहेंगे चोटी। और इसी चोटियों के बीच में जो है कुछ संकीर्ण रास्ते होते हैं, पतले पतले रास्ते होते हैं, उस रास्ते को कहा जाता है दर्रा। ठीक है, पहाड़ों के बीच में जो रास्ते होते हैं उसी रास्ते को दर्रा कहा जाता है। और तो इसी दर्रा से होकर के, उस दर्रा का नाम था खैबर दर्रा, उसी दर्रा से होकर के जो है आर्य लोग वे यहाँ पर आए। ठीक है, मतलब कि भारत में आए। और यह माना जाता है, यह कहा जाता है कि आर्य लोग जो थे यह कबीलाओं की तरह रहते थे, मतलब कि एक जगह ही संगठन बना करके बहुत बहुत रहते थे। उसी में से कुछ जो कबीला है वह भारत आ गए, मतलब वहाँ भारत आ गए इसी खैबर दर्रा से होते हुए। और उस कबीला का नाम था भरत कबीला। क्या नाम था? भरत कबीला। ठीक है।
और इसी भरत कबीला के लोग जो है यहाँ पर वैदिक सभ्यता का स्थापना किए और यहाँ पर वैदिक सभ्यता जो है वह स्टार्ट हुआ। यह हो गया वैदिक सभ्यता किस तरह से, यह वैदिक सभ्यता का परिचय हो गया। अब इसके आगे यह जानते हैं कि अब ये लोग जो है आर्य लोग जो है ये आए कहाँ से। तो इसके लिए इतिहासकारों के बीच में बहुत सारे मतभेद रहे हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है और ये लोग जो है वेद यही से स्टार्ट हुआ था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये लोग जो है अंटार्कटिका से आए। कुछ इतिहासकार का कहना है कि ये लोग मध्य एशिया से आए। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये रूस की तरफ से आए। और भी बहुत सारे इतिहासकार, सबके बीच में कुछ न कुछ मतभेद रहा। लेकिन तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा इतिहासकार क्या कहा। तो पहले भारतीय इतिहासकार देखते हैं। एक भारतीय इतिहासकार है जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती का कहना यह है, दयानंद सरस्वती का एक बहुत ही फेमस नारा है और वह नारा है कि वेदों की ओर लौट चलो। तो ये इसी वेद की बात कर रहे हैं, वैदिक सभ्यता की ही, क्योंकि उस समय जो था हर एक चीज़ जो है वह वेद से ही किए जाते थे। मतलब कि ज्ञान हो, जो भी चीज़ हो, हर चीज़ वेद से ही किए जाते थे। इसलिए दयानंद सरस्वती का कहना यह था कि और यहीं से जो है हमारे समाज का शुरुआत होता है, जो हिंदू समाज का जो शुरुआत है वह यहीं से है। तो दयानंद सरस्वती का कहना था कि ये लोग जो है ये ठंडे प्रदेशों से आए। ठंडे प्रदेश कहने का मतलब यह है कि ये कुछ साक्ष्य मिला, उस साक्ष्य के अनुसार यह कहा जाता है कि ये लोग जो है, जो मतलब कि जो आर्य लोग हैं, एक मिनट, जो आर्य लोग हैं ये आग की पूजा करते थे, अग्नि, और उसके बाद अग्नि, उषा, ठीक है, और इंद्रदेव की पूजा करते थे। तो इन लोगों का ये, तो दयानंद सरस्वती का कहना यह है कि जो लोग आग का पूजा करेगा, उगते हुए सूरज का पूजा करेगा, तो वह किस प्रदेश के हो सकते हैं, किस प्रदेश का। तो अब देखिए, जैसे अभी गर्मी है, तो गर्मी में अगर कोई आदमी बैठेगा और वहाँ पर आग जला दिया जाए तो क्या वहाँ पर वह बैठ पाएगा, सही से नहीं बैठ पाएगा। लेकिन वही अगर ठंड का मौसम है और उसी ठंड के मौसम में जो है अग्नि जला दिया जाए तो लोग जो है वहाँ पर बहुत ही आराम से बैठते हैं, घोड़ा तापते हैं और भी चीज़। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि दयानंद सरस्वती का यह कहना है कि ये लोग आग की पूजा करते हैं, उगते हुए सूरज का पूजा करते हैं, इंद्र भगवान का पूजा करते हैं। तो इस तरह से उनके अनुसार यह कहा गया कि ये लोग जो है यह ठंडे प्रदेशों से आए हैं और यह प्रदेश का नाम जो है यह तिब्बत की ओर बताते हैं कि आर्य समाज के जो लोग हैं यह तिब्बत से आए। इसी बीच में एक और व्यक्ति हैं भारत के जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का भी यही कहना था कि ये लोग अग्नि और उषा की पूजा करते हैं और इस हिसाब से ये जो है यह भारत के उत्तरी ध्रुव, भारत का मतलब कि उत्तरी ध्रुव क्षेत्र की ओर से इनका अनुमान यह रहा कि जो आर्य लोग जो है यह उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र से आए। जबकि एक और इतिहासकार है जिनका नाम है गॉर्डन चाइल्ड। गॉर्डन चाइल्ड के बारे में हम लोग हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़ चुके हैं। गॉर्डन चाइल्ड कहते हैं कि ये जो है आर्य लोग यह दक्षिणी रूस की ओर से आए हैं। दक्षिणी रूस, जिसे साइबेरिया का नाम से जाना जाता है, साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसी बीच में एक और इतिहासकार आए, उस इतिहासकार का नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जो है इन सभी का अवधारणा ही बदल दी है। मैक्स मूलर ने कहा कि ये लोग मतलब कि जो आर्य लोग हैं वे नहीं तो तिब्बत से आए हैं, ना ही उत्तरी ध्रुव से आए हैं और ना ही साइबेरिया की तरफ से आए हैं। ये कहते हैं कि आर्य लोग जो है यह मध्य एशिया की ओर से आए हैं, मध्य एशिया, और मतलब ईरान और इराक क्षेत्र जो है उधर से। तो अब जो है सभी इतिहासकार के बीच में अब यह हुआ कि कैसे आप कह सकते हैं इतने कॉन्फिडेंस से कि यह लोग जो है मध्य एशिया से आए हैं। तो इन्होंने कहा
कि जिस तरह से मतलब कि इन लोगों का जो ग्रंथ जो था वैदिक सप्ताह में, जो ये लोग जो ग्रंथ लिखे उस ग्रंथ का नाम पड़ा ऋग्वेद। क्या पड़ा? ऋग्वेद। तो इन्होंने कहा कि जो यह ग्रंथ है, मतलब कि आर्य लोगों ने जो यहाँ पर ग्रंथ लिखा, जो ऋग्वेद लिखा, वह जो है वहाँ पे जो इनके जो कबीला थे ईरान इराक में, तो उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता। अवेस्ता ग्रंथ है और इधर ऋग्वेद है। तो इन्होंने कहा कि जिस तरह से जो है ऋग्वेद लिखा हुआ है, जैसे कि ऋग्वेद जो है मंडल में विभाजित है, सूक्त में विभाजित है, इस तरह से, इसी तरह से अवेस्ता जो है यह भी मंडल और सूक्त में विभाजित है। मतलब कि दोनों का जो मतलब कि जो उनके जो धार्मिक जो बुक थे, जो पुस्तक थे, उनका लिखने का जो शैली था वह पूरे एक जैसे ही था, मतलब एक जैसे ही था, कोई बदलाव नहीं था। तो इस तरह से कहा कि ये इन लोगों का मतलब कि ये लोग यहाँ से तो आ गए हैं, मध्य एशिया से तो आ गए हैं, लेकिन इनका देवता जो है वह एक गो है। जैसे गांव में देखते होइएगा कि जैसे कि एक परिवार है, वह परिवार क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अब बड़ा होता है, वह एक जगह मतलब नहीं रह सकते हैं, तो क्या होता है कि उसी में से कुछ लोग जो है वह कहीं कहीं चले जाते हैं, कहीं कहीं ज़मीन लेकर के अपना अपना नया घर बना लेते हैं और वहीं पर रहते हैं, एक ही परिवार के लोग। लेकिन एक अलग अलग तो रहते हैं, लेकिन उनका जो अगर देवता की बात किया जाए, ठीक है, उनके भगवान गोसाई जो होते हैं उनकी बात की जाए, तो गोसाई जो है वह सेम ही रहता है कि नहीं। अगर देखेंगे कि पहले जो है, अगर जहाँ पर जो पुराना घर था वहाँ पर अगर गोसाई को 3 गो टीका किया जाता है, तो जो नया घर बना है वहाँ पर जो गोसाई है वहाँ पर भी 3 टीका किया जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से मैक्स मूलर कहते हैं कि इनके बीच में काफ़ी समानताएं हैं, अवेस्ता, ऋग्वेद। साथ ही साथ इन्होंने देखा, मतलब कि इन्होंने यह बताया कि ये लोग भी जो है वे इंद्र, उसके बाद उषा और अग्नि की पूजा करते हैं, और ये लोग भी इंद्र, उषा और अग्नि की पूजा करते हैं। तो इस तरह से जो है मैक्स मूलर जो है ये अवधारणा को बदल दिए। और अगर क्वेश्चन भी आता है कि आर्य लोग कहाँ के निवासी थे, सिर्फ अगर क्वेश्चन इसी तरह से रहा कि आर्य लोग कहाँ के निवासी थे, तो उसका आंसर जो है वह मध्य एशिया होगा। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि किस मतलब कि दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य लोग कहाँ के निवासी थे, तब तो उस हिसाब से आपको तिब्बत लगाना होगा। बाल गंगाधर के अगर नाम ले लिया तो वहाँ पर उत्तरी ध्रुव लगाना होगा, है ना। तो इस तरह से जो है यह चीज़ क्लियर होता है। और यहाँ पर जो है अधिकतर जो इतिहासकार है वह मैक्स मूलर के पक्ष में ही रहे, इसलिए आर्य लोगों का जो मतलब उनका जो जगह जो है कहाँ से आए वह मध्य एशिया ही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और था, यहाँ पर एक अभिलेख था, यहाँ मध्य एशिया में एक अभिलेख था। उस अभिलेख का नाम था बागोज कोई। उस बागोज कोई अभिलेख के अनुसार यह पता चलता है कि जो उल्लेख मतलब कि ऋग्वेद में देवताओं का है, ऋग्वेद में जिन जिन देवता का उल्लेख है उन्हीं देवता का उल्लेख जो है वह अवेस्ता में भी है। बागोज कोई एक अभिलेख है, ठीक है, अभिलेख का नाम है, अवेस्ता ग्रंथ का नाम है, ऋग्वेद भी इधर ग्रंथ का नाम है। और जो देवता ऋग्वेद में जिनको जो संकलित किया गया है वही देवता अवेस्ता ग्रंथ में है, जो कि बागोज कोई अभिलेख के प्रमाण से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये रहे आज के लिए हमारे वैदिक सप्ताह का परिचय, और इस परिचय को उम्मीद है कि आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है इसे सही ढंग से आपको लिख दिया जाता है कि जिससे कि आप जो है आराम से अपना नोट्स बना सकें। और एक चीज़ और ज़रा ध्यान देंगे कि जो वैदिक सप्ताह जो है ये तो परिचय हो गया। अब वैदिक सप्ताह को जो है 2 भाग में बांटे गए, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल।
उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चला, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और इन दोनों को मिला करके वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ऋग वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम जो है केवल ऋग्वेद की ही संरचना हुई थी, इसलिए इसे ऋग वैदिक काल कहा जाता है। और यह उत्तर वैदिक काल है, इसमें जो है इसके बाद जो 3 जो वेद बच गए, जैसे सामवेद, अथर्ववेद, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों से एक क्वेश्चन और आता है। देखिए यहाँ पर भी कुछ मतभेद रहे हैं। मतभेद यह रहे हैं कि एक तो यह तो हो गया वेद, ठीक है, वेद टोटल 4 हैं। एक होता है वेद त्रयी। वेद त्रयी कहने का मतलब कि 3 ही वेद होते हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसी तीनों को वेद माना गया है। और अथर्ववेद को जो है कोई इतिहासकार या फिर जो आचार्य लोग जो है इन्हें मतलब कि वेद के नाम से इनको हटा दिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है, क्वेश्चन अगर ऐसा रहे कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो यह अथर्ववेद है। और इसका हटाने का कारण यह रहा कि जैसे ऋग्वेद में तो हम लोग जानते हैं कि भगवान के लिए मंत्र लिखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद सामवेद में है, उसी मंत्र को संगीत के रूप में लिखा गया है, संगीत का उच्चारण, जिससे कि हाँ। सामवेद के बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है यह यहाँ पर जो है आयुर्वेद के बारे में जानकारी दी गई है। और यह अथर्ववेद है, यहाँ से जो है जादू टोना के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ के इसके जो मंत्र जो हैं, जो ऋग्वेद सब के जो मंत्र थे, यह सब को कहा गया कि जो यह जो मंत्र है, इसे हम लोग इस मंत्र से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि भगवान को अगर याद करना हो, भगवान को बुलाना हो, तो इस मंत्र से भगवान भी बुला सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ अब जो लोग जो है ये कहने लगे कि क्या ऐसा हो सकता है, तो कुछ लोग जो है तपस्या करके अपना पता करने लगे, तो हुआ। और कुछ लोग जो चाहते थे कि जल्दी से हो, तो वही जो है जादू टोना में विश्वास करने लगे अथर्ववेद में, ठीक है, कि हाँ देखो भाई हम मंत्र से तुम्हारा तबीयत खराब कर सकते हैं, जो मन होगा सो कर सकते हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के अथर्ववेद को वेद त्रयी से हटा दिया गया है। लेकिन अगर सिर्फ पूछे कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वह 4 ही होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं हो, तो वहाँ पर अथर्ववेद हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप जो है वैदिक सभ्यता का परिचय समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसे सुव्यवस्थित ढंग से लिख दिया जाता है, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। देखिए ये रहा वैदिक सभ्यता परिचय आज इसका, ठीक है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वैदिक सभ्यता जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड रहा। वैदिक सभ्यता को 2 भाग में बांटे गए, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक सभ्यता 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वेद शब्द जो है वह विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है, उसमें केवल ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है। वैदिक सभ्यता का निर्माण या स्थापना जो भी कहें आर्यों ने किया। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। कुलीन मतलब हो गया उच्च घराने से। ऋग्वैदिक सभ्यता यह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। ऋग्वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्यों के द्वारा हुआ। आर्यों का मूल निवास जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत का क्षेत्र माना गया। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव माना गया। गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार दक्षिणी रूस या साइबेरिया कह सकते हैं। और मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया माना गया। अधिकांश इतिहासकारों ने आर्य का मूल निवास मध्य एशिया को ही माना।
उसके बाद ईरानी ग्रंथ अवेस्ता और आर्यों का ग्रंथ ऋग्वेद में काफ़ी समानताएं थी। बागोज कोई अभिलेख से ऋग्वैदिक कालीन देवता के नामों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। और आर्य जो है वह हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रा को पार करके भारत में प्रवेश किए थे। तो ये रहा वैदिक सभ्यता का परिचय। अब कल जो है हम लोग ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।